तो जहाँ तक थर्ड स्टेज की बात है, जब हम थर्ड स्टेज को देखते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के, जैसे हमने पास्ट में भी दो स्टेजेस इसके स्टडी किए हैं, तो जो थर्ड स्टेज है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का, वो 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। 19th सेंचुरी के बाद वो आ जाता है 1900 से वो स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स 20th एंड 21st सेंचुरी। और जहाँ तक 1900 से जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं, तो बहुत सारे फिलासफर्स या आथर्स आए, थिंकर्स आए, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें डेविड ईस्टन, गैब्रियल एलमंड, रॉबर्ट डल, सैमुअल हंटिंगटन, ल्यूकन पाई, मनरो एट्सेट्रा, इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा अहम रहता है। और जहाँ तक 19th सेंचुरी के बिगिनिंग की बात है, जहाँ तक 19th सेंचुरी के बिगिनिंग की बात है, तो बिगिनिंग में ही वहाँ पर एक तो ये स्टडी करते हैं, जिस तरह इन्होंने सेकंड स्टेज में स्टडी किया था, उन्होंने बहुत सारे फोकस किया था यूरोपियन स्टेट्स पे। तो यूरोपियन स्टेट्स पे फोकस करने के बाद, लेकिन बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वेरी स्टेज, इसको सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सब स्टेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। और जो इसके सब स्टेजेस है, वन इज प्रायर टू 1945, दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायर टू 1945, दैट मीन्स बिफोर टिल वर्ल्ड वार सेकंड। और जो दूसरा स्टेज आ जाता है वो आता है आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। तो ये दो सब स्टेजेस आ जाते हैं इस थर्ड स्टेज में, जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं। और जहाँ तक इस थर्ड स्टेज की बात है, तो प्रायर टू 1945 वहाँ पर जो कंटेंटेड या लिमिटेड स्टडी रहा था, वो यूरोपियन रिजीम्स का रहा था, यूरोपियन गवर्नमेंट्स का रहा था, यूरोपियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का रहा था। और वहाँ पर उन्होंने कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पावर किया था, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स किया था। इसके अलावा इन्होंने वहाँ पर ये भी देखा था, जैसे हमने सेकंड स्टेज में देखा, तो थर्ड स्टेज में भी बिगिनिंग में इन्होंने ये देखा, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, व्हाट आर द गुड्स एंड बैड्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल रिजीम्स। तो ये थर्ड स्टेज के बिगिनिंग में उन्होंने फिर से देखा, और मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में देखा। लेकिन जो थर्ड स्टेज में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है 1914 टू 1918, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई, चीज़ें तब्दील होना शुरू हो गई, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट से जो स्टडी कर रहे थे, जो कंपेरेटिव स्टडी कर रहे थे, इन्होंने सिर्फ ये स्टडी नहीं किया कि हम देखेंगे यूरोपियन स्टेट्स में नाजी सिस्टम है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अथॉरिटेरियनिज्म है या डिक्टेटरशिप है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हम सिर्फ यूरोप में कंटेंट नहीं रहे, इन्होंने अपनी स्टडी को बढ़ाया, एक्सटेंड किया, और उन्होंने उसमें एफ्रो एशियन कंट्रीज को भी स्टार्ट किया स्टडी करना कंपेरेटिवली, इवन लेटिन अमेरिकन, दैट मीन्स साउदर्न अमेरिकन। तो अमेरिकन कंटिनेंट्स या एफ्रो एशियन कंटिनेंट्स में भी ये कंपेरेटिव स्टडी का जो स्कोप है वो बढ़ता चला गया। जब हम इसके स्टेजेस को देखते हैं, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देखते हैं, तो वो यूरोपियन से स्टार्ट होता था पहले और सेकंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट जो स्टडी ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, इसकी जो ये स्टडी या स्टेजेस है, ये बढ़ते हुए चले गए बाकी कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी। तो ये रहता है 1945 तक। लेकिन 1945 के बाद इसमें बड़ी तब्दीली आ जाती है। ये तब्दीली क्यों आ जाती है? क्योंकि बड़े कंट्रीब्यूशंस आ जाते हैं बहुत सारे फिलासफर्स या पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के पार्ट पे। तो वो जो पार्ट प्ले करते हैं, वो जो की रोल्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें वो अपना जो स्टडी है वो लिमिटेड नहीं करते हैं। पहले जो स्टेजेस हुआ करते थे, इसमें लिमिटेड स्टडी हुआ करता था, यू हैव टू कीप योर सेल्फ कंटेंटेड विद इन द यूरोपियन कंटिनेंट। लेकिन इस थर्ड स्टेज में आपने बिगिनिंग में ही देखा, बिफोर वर्ल्ड वार सेकंड, कि जो स्टडी है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की, ये इन्होंने एक्सटेंड की है, ये इन्होंने बढ़ा दी है, और इन्होंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की लेवल से अगर या वर्ल्ड सिनेरियो से देखेंगे, तो थर्ड स्टेज के बिगिनिंग में आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट ये जो कंपेरेटिव स्टडी है, इन्होंने ये यूरोप से बाहर निकाली है और बाकी कॉन्टिनेंट्स को भी इसमें शामिल किया है। तो उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड आ जाती है, तो वो 1939 से 1945 तक रहती है, जो वर्ल्ड वार वो सेकंड रहती है। उसके बाद वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो नेचर और स्कोप या डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्टेज है, वो उसमें बड़ा रिवोल्यूशन आ जाता है। और जो रिवोल्यूशन उसमें आ जाता है, क्योंकि ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स अब लिमिट नहीं रही है यूरोपियन वर्ल्ड कंटेनर या यूरोपियन कंट्रीज में, इसको बढ़ाया गया है। इसमें ऑलमोस्ट तमाम दुनिया के जो कंटिनेंट्स है, जिनमें पॉपुलेशन है, ह्यूमन लाइव्स है, वो इसमें अब शामिल हो रहे हैं, उन पे स्टडी किया जा रहा है, उन पे रिसर्च किया जा रहा है। तो थर्ड स्टेज के दूसरे सब स्टेज में वर्ल्ड वार सेकंड के बाद
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ जाता है। इसमें ये क्या करते हैं, इसमें चाहे वो अफ्रो एशियन कंट्रीज हो या यूरोपियन या अमेरिकी कंट्रीज हो, इसमें बड़ा अहम रोल रहता है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स का, क्योंकि इसके दौरान दो इंपॉर्टेंट अप्रोच आ जाते हैं। एक उनमें आता है सिस्टम अप्रोच और एक आता है इसमें बिहेवियरल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, फिर बिहेवियरल अप्रोच, और बिहेवियरल अप्रोच के बाद फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म, या इसके दौरान कार्ल डच की पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी बड़ा अहम रोल रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से बड़ी सिग्निफिकेंट मानी जाती है डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आफ्टर 1945। तो थर्ड स्टेज के सेकंड सब स्टेज में जो जिसको कंसिडर किया जाता है बड़ा सिग्निफिकेंट है, जहां तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एज ए डिसिप्लिन की बात है, तो उसमें ये क्यों माना जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आफ्टर 1945, क्योंकि इसी दौरान इसमें रिवोल्यूशंस आ जाते हैं। कौन से रिवोल्यूशंस आते हैं? जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं उनका बड़ा रोल रहता है। वो अटेंशन अपना जो डाइवर्ट करते हैं, डाइवर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट्स को भी पॉलिटिकली या कंपैरेटिव वो स्टडी करते हैं गवर्नमेंट्स का, लेकिन अपना वो अटेंशन गवर्नमेंट से हटा के वो पॉलिटिकल सिस्टम्स फ्रॉम लीगल इंस्टीट्यूशनलिज्म टू एम्पिरिकल बिहेवियर, तो लीगल वे से भी वो स्टडी करते हैं, एम्पिरिकल तो साइंटिफिक वे से भी वो स्टडी करते हैं। तो जो उनका रोल रहता है 1945 के बाद, गवर्नमेंट्स के अलावा पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम और इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वो स्टडी करते हैं। इसके अलावा वो लीगली तौर पे स्टडी करते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लीगली के अलावा साइंटिफिक मेथड्स भी यूज किए हैं। तो फर्स्ट टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ठीक है, कंपैरेटिव मेथड यूज किया था एरिस्टोटल ने पहले, टू सम एक्सटेंट साइंटिफिक मेथड भी, क्योंकि उसने जब कंपैरेटिव स्टडी किया था 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का, लेकिन मोस्टली जो साइंटिफिक मेथड यूज हुआ है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो यूज हुआ है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने लगे, जब पॉलिटिकल ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिनमें इन पर्टिकुलर डेविड ईस्टन का नाम आता है, डेविड ईस्टन का उसमें रोल रहता है, गैब्रियल अल्मोंट का रोल इसमें रहता है, पावेल का रोल रहता है, वर्बा का रोल रहता है, या हंटिंगटन के अलावा इसमें ल्यूकन पाई का भी रोल रहता है, या रॉबर्ट ढल का भी रोल रहता है। तो इनका रोल बड़ा अहम रहता है, और इस दौरान बड़े अप्रोचेस आ जाते हैं टू स्टडी दी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें एक आता है सिस्टम अप्रोच और एक आता है बिहेवियरल अप्रोच, और बिहेवियरल के बाद वहां पर आता है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट या तीन इंपॉर्टेंट अप्रोच आ जाते हैं सेकंड स्टेज ऑफ दी सेकंड सब स्टेज ऑफ दी थर्ड स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इसमें बड़ा अहम रोल रहता है, चाहे वो गैब्रियल अल्मोंट ये अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो अल्मोंट हो, चाहे वो कोलमैन हो, चाहे वो डेविड ईस्टन हो, या पावेल हो, या ल्यूकन पाई हो, तो इन सब का इसमें बड़ा अहम रोल रहता है। तो जब हम स्टडी करते हैं तीनों स्टेजेस को, तो पहले स्टेज में वो जो स्टडी करते थे पास्ट हिस्ट्री को देखकर वो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को चलाते थे। अगर क्राइसिस आती थी तो वो पास्ट में देखते थे क्या हुआ था तब, कैसे उसको कंसिडर डील किया गया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो पास्ट हिस्ट्री को एज ए मीन्स इस्तेमाल करते थे टू स्टडी द प्रेजेंट पॉलिटिक्स, पहले स्टेज में था। और दूसरे स्टेज में इन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेज में इनका जो स्टडी रहा वो कंटेंट या लिमिट रहा विद इन यूरोपियन कंटिनेंट, विद इन यूरोपियन कंट्रीज। उसमें पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, या यूनिफिकेशन ऑफ पावर्स वर्सेस सेपरेशन ऑफ पावर्स, या व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेरियस सिस्टम्स, वेरियस रिजीम्स, वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, क्या गुड्स और बैड्स है। तो तीसरे स्टेज में इन्होंने स्टडी किया, तीसरे स्टेज के बिगिनिंग में यानी वर्ल्ड वार फर्स्ट के अराउंड, यानी बिफोर वर्ल्ड वार सेकंड, इन्होंने इसमें स्टडी किया। पहले तो इन्होंने यूरोपियन कंटिनेंट को ही स्टडी किया, उसके बाद वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये स्टडी लिमिट यूरोपियन कंटिनेंट में ही नहीं रही। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप या स्टेज ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ता चला गया। इन्होंने इसमें स्टडी किया अथॉरिटेरियनिज्म, नाजिज्म, fascism, democracy, not only of European countries, not only of European continent, but they also studied यूरोपियन कंटिनेंट के अलावा इन्होंने स्टडी किया एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन, तो बाकी कंटिनेंट्स को भी इन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ग्रोथ है वो बढ़ता चला गया, यूरोपियन कंटिनेंट से निकलकर बाहर के बाकी कंटिनेंट्स में चला गया। तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हो जाता है और वर्ल्ड वार सेकंड से पहले हो जाता है। लेकिन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 1945 के बाद या इन 1950s
जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें एक तो ये पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करते थे, तो पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के अलावा इसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी के करने के अलावा इसमें ये भी स्टडी करते थे कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, लीगल तरीके से भी ये देखते थे चीज़ों को। इसके अलावा इन्होंने साइंटिफिक वे भी इस्तेमाल किया है टू स्टडी द सिस्टम्स, टू स्टडी द पॉलिटिकल सिस्टम विद इन एंड एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है पॉलिटिकल सिस्टम को जो इम्पैक्ट करते हैं या इंटर रिलेटेड है, उनको भी इन्होंने स्टडी किया है। और इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स जो देते हैं कुछ थिंकर्स। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट अप्रोच आ जाते हैं जिसमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, कार्ल डच का, या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को एट टाइम्स कहा जाता है साइबरनेटिक अप्रोच। तो जब आपसे पूछा जाएगा साइबरनेटिक अप्रोच किसका है, तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का होगा या इंटरनेशनल रिलेशंस का होगा। तो साइबरनेटिक अप्रोच में जो रोल रहता है वो रहता है कार्ल डच का। इसके अलावा इसमें गैब्रियल अल्मोंट का सिस्टम अप्रोच आ जाता है, या डेविड ईस्टन का इसमें बिहेवियरल अप्रोच आ जाता है। तो इनका ये तीनों अप्रोचेस बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं जहां तक ग्रोथ ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड की बात है। तो ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच ही है जो कार्ल डच ने दिया था, जिस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को हम अप्लाई, जिस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच को हम अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स में, क्योंकि उसमें हम फीडबैक भी देख सकते हैं। या जो सिस्टम अप्रोच इन्होंने दिया था गैब्रियल अल्मोंट ने, तो सिस्टम अप्रोच में हम देख सकते हैं सिस्टम अप्रोच की वजह से वहां पर होता है इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इनपुट्स, आउटपुट्स एंड फीडबैक, वो उसमें आ जाता है। या जो कुछ और फीचर्स आ जाते हैं जो बिहेवियरल रिवोल्यूशन या बिहेवियरल अप्रोच में हम देखते हैं जो डेविड ईस्टन का है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये आ गई पोस्ट 1945 में, और इन तीनों चीज़ों की वजह से बड़ा अहम है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप बढ़ गया, उसके रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ है तो ये तीनों अप्रोचेस है। उन्हीं की वजह से इसको कंसिडर किया जाता है कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है थर्ड स्टेज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के दूसरे सब स्टेज में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो ग्रोथ है वो बहुत अहम मतलब हुआ है, बहुत अहम तरीके से हुआ है। और इसमें बड़े कंट्रीब्यूशंस हुए हैं ऑन द पार्ट ऑफ वेरियस थिंकर्स एज दे प्रोवाइडेड दोज वेरी अप्रोचेस दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद दो चीजें आ जाती है, एक आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक आती है कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, देखो पॉलिटिक्स को जब हम देखेंगे तो इसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स आ जाएगी। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज आएंगे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो जो जहाँ तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है ये सब्जेक्ट है, और जहाँ तक कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात है इन पर्टिकुलर किसी कंट्री की है। तो जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन जब हम देखते हैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट को तो वो एक नैरोअर टर्म है। अब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कैसे ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि इसमें पूरा मतलब पूरी जो दुनिया है, इसमें जो भी सिस्टम एमर्ज हो रहे हैं तो वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट को देखते हैं उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फ्यू कंट्रीज आ जाती हैं। इन पर्टिकुलर जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है उसमें ज़्यादातर इब्तदाई तौर पर जो स्टडी किया गया वो सिर्फ यूरोप को स्टडी किया गया, वो सिर्फ यूरोप को स्टडी किया गया। तो जहां तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ब्रॉडर टर्म है, और जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट उसके मुकाबले में है वो एक नैरोअर टर्म है। और जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात है इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, या उनके हम देखते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। और जहां तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है वो आपने देखा होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम चाहे वो गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल हो, पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो, पॉलिटिकल कल्चर हो, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल एलिट्स हो, डेमोक्रेसी हो, अथॉरिटेरियनिज्म हो, वो सब हम देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, वो सब हम देखते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसके अलावा जैसे मैंने देखा जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है, जैसे मैंने आपको बता दिया जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट है इट इज कवरिंग ओनली द स्टडी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ओनली। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में हम सिर्फ यूरोप को स्टडी करते हैं। लेकिन जहां तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है, जैसे आपने थर्ड स्टेज में देखा जो उसका स्कोप है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, उसका जो वो स्टेज ऑफ ग्रोथ है वो बढ़ता चला गया। उसमें हमने यूरोप के बाद एफ्रो-एशियन और अमेरिकन कंटिनेंट को भी स्टडी करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स में सिर्फ
कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज किया जाता है, लेकिन जब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं तो वहां पर आ जाता है इट इंक्लूड्स द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बोथ यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज द कंट्रीज फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। इसमें ये चीजें आ जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो कंपेरेटिव गवर्नमेंट है वो एक नैरोवर कंसेप्ट है, और जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट है या एक ब्रॉडर टर्म है। इसके अलावा जब हम कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स को देखते हैं तो वहां पर ये देखा जाता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि हम गवर्नमेंट को स्टडी करेंगे कंपेरेटिव गवर्नमेंट में तो वहां पर डेफिनेटली 3 ऑर्गन्स आएंगे, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो। इन सब को छोड़कर वहां पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स भी आ जाते हैं। लेकिन ये किन के आते हैं? जब हम कंपेरेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो प्रेशर ग्रुप हो, चाहे वो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो, ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के होंगे, या कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे कंट्रीज के तो ये सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज होंगे, क्योंकि अब कंपेरेटिव गवर्नमेंट की बात है। लेकिन जब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात है उसमें ब्रॉड रेंज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आ जाती है, चाहे वो फॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगे या इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगे, ऑफिशियल होंगे, अनऑफिशियल होंगे, गवर्नमेंट्स के होंगे या नॉन गवर्नमेंट्स के होंगे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ की भी हो सकती हैं, वो नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ की भी हो सकती हैं। इसके अलावा जहाँ तक कंपेरेटिव गवर्नमेंट की बात है, कंपेरेटिव गवर्नमेंट में जो कंपेरेटिव स्टडी होती है उसमें ज़्यादातर रहता है वो थ्योरेटिकल वर्क रहती है। हम सिर्फ गवर्नमेंट्स के फंक्शंस को देखते हैं, या गवर्नमेंट जैसी भी हो, कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, किस कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, किस कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं, वो हम थ्योरेटिकली देखते हैं। लेकिन जब हम उधर देखते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में जब स्टडी करते हैं तो वहाँ हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस यूज़ करके वहाँ हम देखते हैं पॉलिटिक्स और पावर के बीच रिलेशन क्या है। यहाँ पर ये जो पावर है, क्या ये अपॉइंट हुए हैं डेमोक्रेटिकली? ठीक है, वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुए हैं, वेदर दे आर प्रमोटिंग देयर सेल्फिश मोटिव्स और वेदर दे आर फुलफिलिंग द सोशल वेलफेयर, whether they are fulfilling the social welfare or social या all round development of the state, society or the people in general। तो जो कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स है उसमें ज़्यादातर जो आते हैं, जो एक्सपोनेंट्स अगर हम कह सकते हैं कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स के, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया है कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर है, जिसमें वुड्रॉ विल्सन है, जेम्स ब्राइस है, या आर्थर कीथ, या बाकी लोग उसमें आते हैं। लेकिन जब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात है तो उसमें वो सब आते हैं जिसका मैंने इब्तिदा में नाम लिया था, चाहे उन्होंने वो सिस्टम अप्रोच दिया, उन्होंने वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच दिया, या उन्होंने बिहेवियरल अप्रोच दिया। तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट में बहुत कम लोग आएंगे, उसमें वुड्रॉ विल्सन आएगा, कीथ आएगा, डाइसे आएगा। लेकिन जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे उसमें डेविड ईस्टन आएगा, उसमें सिडनी वर्बा आएगा, उसमें रॉबर्ट झल आएगा, उसमें ल्यूकन पाई आएगा, इसमें हंटिंगटन आएगा, एलमॉन्ट पावेल या कार्ल डच एटसेट्रा, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे। तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट्स में ज़्यादातर वो यूरोप के साथ लिमिट रहते हैं, और जहाँ तक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात है तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में वो यूरोप से बाहर निकलकर बाकी कॉन्टिनेंट्स को भी देखते हैं। तो लिहाजा जो कंपेरेटिव गवर्नमेंट टर्म है वो एक लिमिटेड या नैरोवर टर्म है, और जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वो एक ब्रॉडर टर्म है। और जो ये टर्म्स है इनको इब्तिदा में इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है, और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की जगह कंपेरेटिव गवर्नमेंट यूज़ किया गया, और कंपेरेटिव गवर्नमेंट की जगह कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को यूज़ किया गया है। तो बहुत सारे फिर थिंकर्स आ गए जिन्होंने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट क्या है या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की बात अगर करें तो वो क्या है। जब हम कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को डिफाइन करते थे तो हम उसको डिफाइन करते थे एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और एनालिसिस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, या हम उसको ये भी बता सकते थे सिस्टमेटिक एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ नेशंस, देयर पॉलिटिकल सिस्टम्स, देयर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स एज वेल। तो वो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आता था। लेकिन जब हम कंपेरेटिव गवर्नमेंट को डिफाइन करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं डिफाइन, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बाकी इंस्टीट्यूशंस को हम नहीं लेते हैं, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। या इसमें हम अगर देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस विद इन द गवर्नमेंट क्या है, ब्रिटिश का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो है विद इन द गवर्नमेंट वो कैसे हैं, वर्सेस फ्रेंच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फंक्शनिंग विद इन द रिजीम ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट वो कैसे हैं। तो वो कंपेरेटिव गवर्नमेंट में आ जाता है। तो लेकिन जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स थी उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम देखते थे सिस्टमेटिक एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ नेशंस, देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, देयर पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड द थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड द पॉलिटिकल सिस्टम्स एज वेल।
और जो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में उसमें पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज या धीरे पहले यूरोप फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर की कंट्रीज, और जो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट्स में हम स्टडी करते थे उसमें हम सिर्फ यूरोप को स्टडी करते थे, उसमें हम सिर्फ यूरोप को स्टडी करते थे। उसके बाद इसमें आ जाता है स्टेज ऑफ ग्रोथ, और ये जो कंपैरिजन हमने किया बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, उसके बाद इसमें आ जाता है नेचर एंड स्कोप। नेचर एंड स्कोप, जहां तक नेचर और स्कोप की बात है तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और हम इनको कल स्टडी करेंगे। और उसके बाद इसमें आ जाती है जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस है, हम उनको स्टडी करेंगे। तो शायद ये मेथड्स भी कल ही स्टडी करेंगे और नेचर्स को भी कल ही स्टडी करेंगे। तो जहाँ तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के स्टेजेस की बात है, इसको सबसे पहले 3 स्टेजेस आ जाते हैं इसमें। पहले में आपको याद ऑलमोस्ट रहा होगा कि जो पास्ट हिस्ट्री है उसको बेस बना के प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व किया जाता है। मतलब टू लर्न लेसन्स फ्रॉम द पास्ट हिस्ट्री, दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल मेथड वाज इंपॉर्टेंट। मैकियावेली ने भी वहाँ बोला था हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। व्हाई हिस्ट्री वाज इंपॉर्टेंट? सो दैट टू नो during crisis what states have done, so that to follow those very principles right now when your state is in crisis। तो ये पहले स्टेज में आ जाता है। दूसरे स्टेज में वो क्या करते थे? दूसरे स्टेज में वो देखते थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वो कंपैरिजन करते थे, उनके फिर डिमेरिट्स या मेरिट्स देखते थे, और सोर्सेज जो वो इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर वो हिस्ट्री और लॉ को यूज़ करते थे एज अ सोर्स, और उसके अलावा फिलासफी को भी यूज़ करते थे एज अ सोर्स। इसके अलावा और जो सेकंड स्टेज है उसके दौरान भी उन्होंने ज़्यादातर यूरोप के साथ ही काम किया है। तो थर्ड स्टेज जब आ जाता है तो थर्ड स्टेज को सबसे पहले वो डिवाइड करते हैं 2 सब स्टेजेस में। वन स्टेज प्रायर टू वर्ल्ड वार सेकंड एंड सेकंड सब स्टेज ऑफ थर्ड स्टेज इज आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। तो पहले सब स्टेज में वो पहले स्टडी करते हैं यूरोप को ही, लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वो स्टडी करते हैं अदर कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या अथॉरिटेरियनिज्म हो, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या रहते हैं वो सेकंड वर्ल्ड वार तक स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने स्टडी करने लगे। क्या स्टडी करने लगे? कंट्रीज आउटसाइड यूरोपियन कंटिनेंट। फिर रिजीम्स वो मिलिट्री थे, रिजीम्स अथॉरिटेरियन थी, रिजीम्स डेमोक्रेटिक थी, क्या थी वो उनको स्टडी करने लगे आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद ये स्टडी यूरोप से बाहर जाने लगी। लेकिन जो सबसे बड़े और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो हुए वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 1945। दैट इज वाई आमतौर पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं एमसीक्यूज, वहाँ पर ये ऑप्शंस आ जाते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का स्कोप ज़्यादा कब से बढ़ने लगा, इसका ग्रोथ जो था उसमें सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट कब से होने लगे। तो उसके लिए ऑप्शंस होंगे वहाँ पे 1930s 40s 50s। जब 50s होंगे 40s होंगे तो 50s वहाँ पर ज़्यादा आएगा। जब 1945 होगा और इसके बाद 1965 होगा तो वहाँ पर 1945 आएगा। लेकिन अगर 1950 से 55 होगा तो ज़्यादा मतलब जो ऑथेंटिक है तो वही है 1950s। और इन जनरल हम कह सकते हैं आफ्टर 1945 इसका स्कोप बढ़ गया है, क्योंकि इसी तरह वो जो अप्रोच है, चाहे वो सिस्टम अप्रोच की बात हो, बिहेवियरल की बात हो, पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात हो या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की बात हो, वो सारे वर्ल्ड वार सेकंड के बाद आए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एज फार एज ग्रोथ ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न एज अ डिसिप्लिन। इसके बाद इसमें हम नेचर और स्कोप को देखेंगे और कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिकल या एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उनको भी देखेंगे।